हेलो फ्रेंड्स। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी शुंग वंश की। तो चलिए, बातें तो होती ही रहती हैं, आप लोग बतेरी करते होंगे घर पर या इधर उधर, लेकिन यहाँ हम पढ़ने आए हैं तो केवल और केवल हम पढ़ाई की बातें करेंगे। तो देर किस बात की, अपना कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ चीजों को साझा करना शुरू कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं कर्णव वंश की, और कर्णव वंश की यदि हम बात करें तो इससे पहले हमने ये जाना था पिछले वीडियो में कि जो शुंग वंश था, उस शुंग वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था देवभूति। देवभूति की हत्या करती थी किसने? वासुदेव ने। और यदि हम बात करें वासुदेव की या कर्णव वंश की, तो ये कर्णव वंश जो माने जाते हैं, ये शुंगों के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ठीक है। तो कर्णव वंश का जो समय था वो 75 बीसी से लेकर के 30 बीसी यानी ईसा पूर्व तक माना जाता है। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन जो किया था वो कर्णव वंश के शासकों ने किया था। यहाँ से ज्यादा बड़े स्रोत हमें नहीं मिलते हैं और ज्यादा कोई महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न यहाँ से बनते भी नहीं है। केवल और केवल शासकों के बारे में पूछ लेता है, तो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कर्णव वंश के शासकों की यदि हम बात करें, कर्णव वंश के शासक शुंगों के ही उत्तराधिकारी माने जाते हैं। उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी माने जाते हैं। फिर आगे लिखेंगे, शुंग वंश के अंतिम शासक, और उस अंतिम शासक का नाम मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, फिर बता रहे हैं क्या था? देवभूति। देवभूति ओहो, देवभूति। देवभूति की हत्या वासुदेव ने की और कर्णव वंश की स्थापना की। कर्णव वंश की स्थापना की, और स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न आता है कि कर्णव वंश का संस्थापक कौन था। तो इस वंश का संस्थापक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? वासुदेव को ही माना जाता है। वासुदेव था। कर्णव वंश का संस्थापक कौन था? कर्णव वंश का संस्थापक वासुदेव था। यदि हम बात करें तो कर्णव वंश में प्रमुख रूप से 4 शासक हुए हैं, और इन 4 शासकों ने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया था। जैसे हम बात करते हैं, नंबर 1 वासुदेव। वासुदेव ने 9 वर्षों तक शासन किया था। वासुदेव के बाद जो शासक आया उसका नाम था भूमि मित्र, और इस भूमि मित्र ने लगभग 14 वर्षों तक यानी सर्वाधिक शासन किया था। और तीसरे नंबर का जो शासक आया था भूमि मित्र के बाद, नारायण था, और इस नारायण ने 12 वर्षों तक शासन किया था। और कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा या सुशर्मन, जिसने 10 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इस बात को भी। इस वंश में प्रमुख रूप से 4 शासक हुए थे। जैसे नंबर 1 वासुदेव। वासुदेव के टाइम की यदि हम बात करें तो 9 वर्ष तक वासुदेव ने शासन किया था। दूसरे नंबर के शासक की यदि हम बात करें तो उसका नाम मिलता है भूमि मित्र। भूमि मित्र इसने 14 वर्ष तक शासन किया, जो कि इस वंश का सर्वाधिक समय है। किसका? शासन करने का, यानी सबसे ज्यादा समय तक जो शासन किया था वो कर्णव वंश का शासक था भूमि मित्र। ठीक है ना।
आगे तीसरे नंबर का जो शासक था उसका नाम था नारायण, 12 वर्षों तक शासन किया था नारायण, टाइम इसका 12 वर्ष। और चौथे नंबर का जो शासक था उसका नाम मिलता है सुशर्मन या सुशर्मी, सुशर्मन या सुशर्मी, ठीक है। इसने जो शासन किया था 10 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है, 10 वर्ष तक शासन किया था। कुल मिलाकर के कर्ण वंश के शासकों का जो टाइम पीरियड रहा वह 45 वर्ष रहा, यानी 45 वर्षों तक इसने शासन किया था। किसने? कर्ण वंश ने। कुल 45 वर्षों तक आप इसको जोड़ कर देख लीजिए, यानी 10 से और 12 कितने हो गए आपके 9 और 5 में डाल दो 20 और 4 24 हाँ सही है। 9 और 14 24 और 12 हो गए आपके 36 और 10 कितने हो गए 45 वर्षों तक शासन किया। कुल 45 वर्षों तक शासन किया। ये शासन किसने किया था? कर्णव वंश ने। फिर यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि अंतिम शासक जो सुशर्मा था, अंतिम शासक जो था सुशर्मा या सुशर्मन, इस सुशर्मन की हत्या कर दी थी सिमुख ने, और सिमुख ने इसकी हत्या कर कर्ण वंश का समापन कर दिया और एक नए राजवंश यानी सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो लिखेंगे अंतिम शासक सुशर्मा या सुशर्मन, सुशर्मन। ओहो लाइट का इश्यू है भाई, एक मिनट। सुशर्मा या सुशर्मन की हत्या सिमुख ने की और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, तब बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश की यदि हम बात करें तो जैसे कि अभी हमने जाना था क्या कि कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा या सुशर्मन, इस सुशर्मा की हत्या कर दी थी किसने? सिमुख ने। और सिमुख ने हत्या करने के बाद सातवाहन वंश एक नए वंश की स्थापना कर दी। और यदि स्थापना की बात करें तो 27 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी। सातवाहन वंश को सतकर्णी वंश के नाम से भी जाना जाता है और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वह था गोमती पुत्र सतकीर्णी। फिर यदि हम बात करें सिमुख की, तो सिमुख के बारे में भी ऐसा मिलता है कि इसके भी और कई अन्य नाम थे, जैसे सिप्रक हो गया, सिंधुक हो गया या सिसुक हो गया। सातवाहन वंश के शासकों ने अपनी राजधानी जो बनाया था वह प्रतिष्ठान को बनाया था, और प्रतिष्ठान की यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह पड़ता है। लेकिन यदि हम बात करें मुख्य रूप से प्रतिष्ठान को जो राजधानी बनाया था वह किसने बनाया था? गौतमीपुत्र सतकीर्ण ने बनाया था। गौतमीपुत्र शासक था और इस वंश का प्रसिद्ध व प्रतापी शासक था। सतकीर्ण जो थी इसकी उपाधि थी। यदि हम बात करें तो ये जो सातवाहन वंश के शासक थे इनके जो प्रतिद्वंदी थे वह शक थे। अब ये शक कौन थे, कहां से आए थे, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सातवाहन वंश की, और सातवाहन वंश को सतकर्णी वंश भी कहा जाता है। सतकर्णी वंश। सबसे पहले संस्थापक, तो इसका संस्थापक कौन था? सिमुख। इस वंश की जो स्थापना की थी वो सिमुख ने की थी, यानी 27 BC का मतलब ईसा पूर्व में हुई थी।
फिर हम बात करते हैं कि जो सिमुक था, सिमुक के अन्य नाम, यानी किन किन नामों से इसको जाना जाता है। जैसे एक नाम हो गया सिप्र, एक नाम हो गया इसका सिंधुक, और एक हो गया सिसुक। इन नामों से भी सिमुक को जाना जाता है। और सिमुक कौन था? सातवाहन वंश या सतकर्णी वंश का संस्थापक था। फिर हम बात करते हैं इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, प्रतिष्ठान थी। इस राजधानी को पूर्ण रूप से, इस राजधानी को पूर्ण रूप से गौतमी पुत्र सतकीर्णी ने बनाया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने बनाया था। और ये सतकर्णी जो था, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इस वंश का सबसे महान शासक था। यह सातवाहन वंश का महान शासक था, आगे हम बात कर लेते हैं शकों के प्रतिद्वंदी, सातवाहन वंश के शासकों के प्रतिद्वंदी शक थे। शक साम्राज्य पढ़ेंगे, शकों को भी हम जानेंगे कौन थे। लेकिन यहां से एक प्रश्न ये आ जाता है कि सातवाहन वंश के किस शासक को पश्चिम का स्वामी कहा जाता था? तो सातवाहन वंश का जो सबसे महान शासक था, जिसके बारे में हमने अभी लिखा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसको पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। यानी एक तरह से ये इसकी उपाधि थी। ठीक है, पश्चिम का स्वामी। तो लिख लीजिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी को पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। फिर यदि हम बात करें तो महान शासक ऐसे ही नहीं बनता। ये जो सतकर्णी था, इसकी महानता का एक और कारण यह था कि इसने भी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और अश्वमेध यज्ञ की यदि हम बात करें, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो राज्य की सुरक्षा व विस्तार के लिए कराया जाता है। और एक यज्ञ इसने कराया था जिसका नाम है राजसूय यज्ञ, तो वो भी इसी ने कराया था। ठीक है ना? तो लिखेंगे, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा राजसूय यज्ञ कराया था। राजसूय यज्ञ कराया था। और इसको किसको? गौतमी पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। ठीक, स्क्रीनशॉट प्लस का आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि सातवाहन वंश के जो 17वें शासक था, 17वें शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक गीत काव्य की रचना की।
और इसके बाद यदि हम बात करें तो सातवाहन वंश जो था, इस वंश की जो भाषा थी वह प्राकृत थी और लिपि जो थी वह ब्राह्मणी थी। सातवाहन वंश का जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक था। इस वंश में एक कवि हुए जिनका नाम था गुणाढ्य, और कवि गुणाढ्य ने एक रचना की थी जिसका नाम था वृत्त कथा कोश। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता, वृत्त कथा कोश के लेखक कौन थे? गुणाढ्य। और किस वंश से संबंधित थे? सातवाहन वंश से संबंधित थे। फिर प्रश्न आता है कि जो सातवाहन वंश के शासक थे, इनकी मुद्राएं प्रमुख रूप से कौन सी थी, क्या क्या थी? तो शीशे की मुद्रा का प्रचलन जो किया था वो सात वंश के शासकों ने किया था, सातवाहन वंश के शासकों ने। लेड यानी शीशा, इसके अतिरिक्त जो है चांदी, तांबा और वो प्रोटीन की मुद्राएं थी। फिर यदि हम बात करें तो शकों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा प्रचलित की थी। तो पहले हम इतनी बातों को जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सातवाहन वंश के 17वें शासक हाल ने सातवाहन वंश के शासक हाल ने सातवाहन वंश के शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक, क्या नाम है? गाथा सप्तशती नामक काव्य गीत की रचना की। काव्य गीत की रचना की। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न आता है सातवाहन वंश की जो भाषा थी वो भाषा क्या थी? सातवाहन वंश की जो भाषा थी, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। हाँ, प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मणी। भाषा प्राकृत थी। यदि हम बात करें इस वंश की लिपि कौन सी थी, तो लिपि थी ब्राह्मणी लिपि थी। फिर प्रश्न बनता है कि सातवाहन वंश का समाज कैसा था? समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या है कि यहाँ पर माता का दर्जा जो होता था वह अधिक होता था, वह सम्मानजनक होता। हाँ, मैं साइड से हो रहा हूँ भाई, लिख लो, मैं साइड से हो गया, ठीक है। मात्र सत्तात्मक समाज था। एक कवि थे जिनका नाम था गुणाढ्य। कवि गुणाढ्य, और इनकी रचना की यदि हम बात करें तो इनकी रचना का नाम है बृहत कथा कोश, ठीक है। बृहत कथा कोश के लेखक कौन है? कवि गुणाढ्य। और ये कवि किस वंश से संबंध रखते थे? सातवाहन वंश से संबंध रखते थे, ठीक है। अब बात करते हैं इस वंश की मुद्रा के बारे में, यानी रुपया पैसा। मुद्रा की यदि हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया सीसा यानी लेड, सीसा लेड की मुद्रा प्रचलित थी। मुद्रा प्रचलित थी। यदि हम बात करें अन्य मुद्राओं की, अन्य मुद्राएं, तो अन्य मुद्राओं में आती थी आपकी चांदी की, तांबा की और पोटी। अन्य मुद्राएं चांदी, तांबा व पोटी, ये मुद्राएं प्रचलित थी किस वंश में? सातवाहन वंश में। अगला पॉइंट है, शकों ने ब्राह्मणों को सर्वप्रथम
भूमि अनुदान। भूमि अनुदान का मतलब क्या है? भूमि दान में देना। भूमि अनुदान की प्रथा का प्रचलन किया, या कह सकते हैं भूमि अनुदान प्रारंभ किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, यदि हम बात करें सातवाहनों की, तो सातवाहनों का एक प्रमुख बंदरगाह था, और इस बंदरगाह की यदि हम बात करें तो सुपारा या सोपारा बंदरगाह। चलो मैं लिख देता हूँ इसे भी। क्या इस काल का प्रमुख बंदरगाह सुपारा या सुपारा था। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। कल्याण, हाँ सही कह रहे हो तुम। आगे हम बात कर लेते हैं कि सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था। सातवाहन वंश के अंतिम शासक का नाम था यज्ञश्री सतकर्णी, और ये सतकर्णी क्या थी? उसकी उपाधि थी। यदि हम बात करें तो यज्ञश्री सतकर्णी के पश्चात गुप्त वंश या गुप्त काल का उदय हुआ, और ये अपने इतना कुछ कर नहीं पाया था। फिर यदि हम बात करें तो अब हम धीरे धीरे शकों की ओर जा रहे हैं, लेकिन शकों के तरफ जाने से पहले हम थोड़ी बात करेंगे कलिंग नरेश खारवेल के बारे में। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं सात वंश का अंतिम शासक, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी था, और इस यज्ञश्री की उपाधि थी, उपाधि क्या थी इसकी? सतकर्णी। सतकर्णी इसकी उपाधि थी। ठीक है, इसके बाद गुप्त वंश या गुप्त काल का उदय हुआ। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कलिंग नरेश खारवेल के बारे में। कलिंग क्या था? एक राज्य का नाम था। नरेश किसे कहते हैं? राजा को। खारवेल उसका नाम था। कलिंग नरेश खारवेल की। और ये कलिंग की यदि हम बात करें तो ये कलिंग वो ही कलिंग है जिस पर 261 ईसा पूर्व में अशोक, मगध के सम्राट या मौर्य वंश का महान सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग युद्ध पर, कलिंग पर, और कलिंग युद्ध हुआ था। तो यदि हम बात करें इस खारवेल की, तो ये खारवेल जो था इसके साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक था। जैसे पुरी, कटक, गंजाम से लेकर के विशाखापत्तनम तक इसका साम्राज्य था। खारवेल कलिंग का शासक था। फिर हम बात कर रहे हैं खारवेल के साम्राज्य विस्तार की। इसका साम्राज्य का जो विस्तार था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पुरी, कटक, गंजाम, पुरी, कटक, गंजाम से लेकर विशाखापत्तनम तक था। आगे कलिंग नरेश खारवेल से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ये कलिंग नरेश खारवेल जो है, इसके बारे में ऐसे बताया जाता है कि इसे जो है अशोक ने जीत लिया था।
और यदि हम बात करें अशोक के उत्तराधिकारियों की, तो अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य थे। बाद में चेदी वंश के शासकों ने इस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, खारवेल की बात कर रहे हैं। इसे अशोक ने जीत लिया था। इसे अशोक ने जीत लिया था कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध में अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए। बाद में इस पर चेदी वंश का अधिकार हो गया था। बाद में इस पर चेदी वंश का अधिकार हो गया था। और खारवेल की यदि हम बात करें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद और बातें करते हैं। आगे यदि हम बात करें कलिंग नरेश खारवेल की, तो यह जैन धर्म का अनुयायी था, मतलब जैन धर्म का अनुसरण करता था, कह सकते हैं जैन धर्म को मानने वाला था। इसने पहले समझ लो, बाद में लिख लियो। देखो, आप कितना भी सुंदर लेख लिखते हो, कितना अच्छा नोट्स बना लो, रजिस्टर बना लो, कितनी अच्छी वेशभूषा कपड़े पोशाक पहन के आ जाओ, लेकिन काम की चीज वही है जो आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो। परीक्षा हॉल में कुछ आपके पास, कुछ आपके साथ नहीं जाएगा, केवल अपना दिमाग ही अपने काम आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ पहले समझो, समझ लो, समझने के बाद इसको लिखना। कलिंग नरेश खारवेल जो था, यह जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कई गुफाओं का निर्माण कराया था जैन भिक्षुओं के लिए। यदि हम बात करें तो इस खारवेल को, जो कि कलिंग का शासक था, इतिहास में इसे विजेता शासक के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें कलिंग नरेश खारवेल की, तो 15वें वर्ष में यह युवराज बना और 28वें वर्ष में यह राजा बना। तो ये 2-3 बातें और लिखो इसकी। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन भिक्षुओं के लिए कई गुफाओं का निर्माण कराया था। गुफाओं का निर्माण कराया था। अच्छा, इतिहास में इसे विजेता शासक कहा जाता है। यह 15 वर्ष में युवराज तथा 28 वर्ष में राजा, या यूं कह दीजिए शासक बना। ठीक, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। इसका एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, बिल्कुल मैं साइड से हो गया हूँ, आप लोग लिखते रहो। ठीक है, साइड से तो मैं हो ही गया, लिखते रहो। पहला प्रश्न, इसका निर्माण किसने कराया? खारवेल ने, जो कलिंग का नरेश था। निर्माण कलिंग नरेश खारवेल
खारवेल द्वारा। फिर बात करते हैं कि ये है कहां पर, भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर कहां पड़ता है, उड़ीसा में। यानी कहां पर है ये, भुवनेश्वर उड़ीसा में। फिर हम बात करते हैं कि ये हाथी गुम्फा जो अभिलेख है इसकी भाषा क्या थी, इसकी भाषा है प्राकृत। भाषा प्राकृत, ठीक है, भाषा क्या है, प्राकृत। फिर बात करते हैं ये है क्या, यह एक गुफा के अंदर शिलालेख है, यानी एक शिला पर लिखा हुआ लेख गुफा में, तो इसलिए इसका नाम रख दिया हाथी गुम्फा शिलालेख या हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। यह एक गुफा में शिलालेख है, शिलालेख है, यह एक गुफा में शिलालेख है। फिर यदि हम बात करें तो प्रश्न आता कहां पर है, उदयगिरी पहाड़ी पर है, उदयगिरी पहाड़ी पर है। एक लास्ट प्रश्न और लिख दीजिए, इसका जो महत्व है वह किसके लिए है, इसका महत्व है प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए। यहाँ पर लिख देता हूं, इसका महत्व प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए है। देखो आगे की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले यदि आप सच्चे शिष्य हो और आपने वास्तविक रूप से इस वीडियो को देखा है कसम से, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा यदि आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अन्यथा मैं समझूंगा कि आप केवल टाइम पास करने के लिए आए थे। तो सब्सक्राइब करो यदि आप नए हो तो, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबाओ। हाँ, तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। अब हम जो बात करेंगे वो शकों के राज्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम शकों के राज्य की बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी आपकी अपनी जिगरी क्लास मास्टरमाइंड बीपीएस यूट्यूब चैनल में। बने रहिए एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।